चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरक्की से हैरान कर दिया है, साउथ कोरिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। आज हम समझेंगे कि कैसे साउथ कोरिया की आज की चमक दमक का सीधा कनेक्शन उनके सदियों पुराने इतिहास और कल्चरल डीएनए से जुड़ा हुआ है। ये लिटरली एक टाइम ट्रैवल जैसा है। इस पूरी कहानी को एक आइसबर्ग की तरह देखिए। हम शुरुआत करेंगे हान नदी के चमत्कार से, फिर गहराई में जाकर समझेंगे एजुकेशन फीवर, कुलीन परीक्षा, चेबोल सिस्टम और आखिर में बात करेंगे वहाँ के सोशल ड्रिंकिंग कल्चर और उसमें आ रहे आज के बदलावों की। तो हमारा पहला हिस्सा है हान नदी का चमत्कार, विनाश से लेकर दुनिया पर छा जाने तक का सफर। जरा सोचिए, कोरियाई युद्ध के बाद ये देश पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। आधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राख में तब्दील हो गया था। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर जो देश पूरी तरह तबाह हो चुका था वो इतनी तेजी से ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बन गया? इसका सीक्रेट क्या है? आप इन आंकड़ों को देखिए, ये किसी जादू से कम नहीं लगते। 1962 में यहाँ प्रति व्यक्ति जीएनपी सिर्फ $87 था, मतलब न के बराबर। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 1996 और ये आंकड़ा रॉकेट की तरह उछलकर सीधा $10,543 पर पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरे देश के कायाकल्प की जीती जागती कहानी है। और अगर हम स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है। 1970 में ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में साउथ कोरिया का हिस्सा सिर्फ 0.1% था, लेकिन 1996 आते आते ये 5.2% हो गया। इस बीच इन्होंने न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील प्लांट्स खड़े किए, बल्कि शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनाने में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली। अनबिलीवेबल है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एजुकेशन फीवर यानी शिक्षा का वो जुनून जिसने इस पूरी ग्रोथ की मजबूत नींव रखी। इस पूरे इकोनॉमिक मिरेकल को मुमकिन बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी यहाँ की वर्कफोर्स। और इस वर्कफोर्स का सीक्रेट था एजुकेशन फीवर। युद्ध की भयानक तबाही के बीच भी वहाँ के माता पिता ने स्कूलों को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने हर हाल में बच्चों को पढ़ाया। और इसका नतीजा क्या निकला? साउथ कोरिया को एक ऐसी हाईली लिटरेट यानी पढ़ी लिखी वर्कफोर्स मिली जो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पढ़ाई का ये जुनून कोई नई बात नहीं थी। इसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 788 ईस्वी में यूनिफाइड सिला के दौर की पहली अकेडमियों से लेके कोरियो और जोसियन राजवंशों के नेशनल इंस्टीट्यूट्स तक अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि शिक्षा हमेशा से ही इस देश की रग रग में बसी रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कुलीन परीक्षा और यांगबान यानी समाज में ऊंचे दर्जे पर एकाधिकार। पुराने जमाने की इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी वहाँ की नौकरशाही परीक्षा। इसे पास करने का मतलब था अपार सामाजिक और राजनीतिक ताकत का मिलना। अगर हम इतिहास देखें तो कोरियो राजवंश के टाइम पर इन परीक्षाओं में बौद्ध और कन्फ्यूशियस दोनों सिद्धांतों को माना जाता था। लेकिन जोसियन राजवंश आते आते ये सिस्टम पूरी तरह से और बहुत ही सख्ती से कन्फ्यूशियसवादी हो गया। और सच कहें तो इसी सख्त कन्फ्यूशियस सोच ने ही आज के साउथ कोरिया का एक परमानेंट कल्चरल ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब जरा इस एग्जाम की कल्पना कीजिए, एक ऐसा टेस्ट जिसे पास करने के लिए पूरा परिवार अपने 30 सालों के सारे सामाजिक और आर्थिक संसाधन, सारा पैसा और मेहनत दांव पर लगा देता था। ये कोई आम एग्जाम नहीं था। इसके 3 बेहद मुश्किल चरण होते थे। पहले चोसी यानी शुरुआती टेस्ट, फिर बोसी जिसमें सिर्फ 33 लोग ही सिलेक्ट होते थे, और सबसे आखिर में जोनसी जो सीधे महल में राजा के सामने बैठकर देना होता था। और इसी बेहद सख्त और जानलेवा परीक्षा प्रणाली ने समाज में एक खास वर्ग को जन्म दिया जिसे यांगबान कहते हैं। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव और रसूखदार शासक वर्ग था जिसने बस पीढ़ी दर पीढ़ी इन परीक्षाओं को पास करके समाज में अपनी टॉप पोजीशन को एकदम फिक्स कर लिया था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि उस दौर में पढ़ाई का सीधा सीधा मतलब था पावर और सत्ता की चाबी मिलना। इस यांगबान वर्ग ने ज्ञान और शिक्षा पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था, और यही वो सॉलिड वजह है जिससे हमें समझ आता है कि आज के साउथ कोरिया में एजुकेशन को लेकर जो एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है और पढ़ाई का जो भारी जुनून है, उसकी असली जड़ें कहाँ से आई हैं।
अब शिफ्ट होते हैं चौथे हिस्से पर, चिबोल और सामूहिक श्रम, यानी मॉडर्न फैक्ट्रियों में प्राचीन अनुशासन। चलिए, अब इस प्राचीन कन्फ्यूशियस डिसिप्लिन को 20वीं सदी के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। साउथ कोरिया की तरक्की समझने के लिए चेबोल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सैमसंग और हुंडे जैसे आज के बड़े नाम इसी का हिस्सा हैं। ये कंपनियों का एक ऐसा वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिसे ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए सरकार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुराने जमाने में सरकारें सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थीं और बदले में पूरी वफादारी की उम्मीद करती थीं। उस दौर में समाज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लोग खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों में जाने लगे। खास तौर पर महिलाओं के रोजगार के आंकड़े देखिए। खेतीबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 69% से गिरकर 13% पर आ गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा। लेकिन इन नई फैक्ट्रियों में काम करने के जो बेहद लंबे और थका देने वाले घंटे थी, वो कोई नई चीज नहीं थी। वो उसी पुरानी कन्फ्यूशियस नैतिकता का ही नया रूप था। आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, पदानुक्रम और सोशल ड्रिंकिंग, काम के घंटों के बाद का सामूहिकता वाला कल्चर। अब ये जो स्ट्रिक्ट पदानुक्रम या जिसे हम हायरार्की कहते हैं, ये सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं रही। ये काम के बाद की सोशल लाइफ में भी बहुत गहराई तक घुसी हुई है। कोरिया के ड्रिंकिंग कल्चर के कुछ अलिखित नियम हैं जो उम्र और ऑफिस की पोजीशन से बंधे हुए हैं। अगर किसी सीनियर ने ड्रिंक ऑफर कर दी तो एक जूनियर के लिए उसे मना करना लगभग नामुमकिन है। इसे एक तरह की कॉर्पोरेट ड्यूटी ही माना जाता है। चाहे वो यूनिवर्सिटी की एम्प्टी पार्टी हो या कंपनी की होइसिक, सम्मान और सोशल ऑब्लिगेशन का ये कॉकटेल हर जगह देखने को मिलता है। और अब हमारा आखिरी छठा हिस्सा, आधुनिक सांस्कृतिक बदलाव, परंपराओं को फिर से परिभाषित करना। लेकिन कहते हैं ना कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज के मॉडर्न दौर में ये पुरानी परंपराएं भी अपना रूप बदल रही हैं। पारंपरिक होइसिक में क्या होता था? बड़े बड़े ग्रुप्स का एक साथ डिनर करना, हायरार्की को मानना और कई बार प्रेशर में आके ड्रिंक करना एकदम जरूरी होता था। लेकिन आज की यंग जनरेशन और खासकर पोस्ट कोविड दौर में ये कल्चर पूरी तरह बदल रहा है। अब लोग छोटे ग्रुप्स में या अकेले ड्रिंक करना पसंद करते हैं, जहां फोकस अपनी इच्छा और एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करने पर होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये दिखाती है कि कैसे अचानक आई कोई ग्लोबल घटना सदियों पुरानी सांस्कृतिक आदतों को एकदम से नया रूप दे सकती है। कोविड-19 महामारी ने असल में लोगों को अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल बाउंड्रीज पर फिर से सोचने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। अब इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे साउथ कोरिया तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रहा है, वो अपनी इन प्राचीन कन्फ्यूशियस विरासतों में से किसे बचाकर रखेगा और किन परंपराओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। इतिहास और कल्चर के इस इवोल्यूशन को आगे देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। तो सोचिएगा जरूर, क्या फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने पास्ट को पीछे छोड़ना जरूरी होता है?